हेलो, नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम में अच्छे से लगे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अंतिम धार दे रहे होंगे। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच चर्चा करने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से या पिछले 1 साल के सेंट्रल लेवल पर या राज्य स्तर के स्तर पे, बिहार स्टेट के लेवल पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर पे या उसके बारे में चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या बीपीएससी विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम लेती है उसको हो, या बिहार दरोगा का प्रीलिम्स हो या बिहार दरोगा का मेंस हो, इन सब में प्रश्नों के स्तर में बहुत ही बड़े स्तर पे बदलाव आया है। चाहे वो विभिन्न विषयों के प्रश्नों में उसकी संख्या को घटाने बढ़ाने को लेके हो, चाहे उसको प्रश्न के पूछने के तरीका में हो, या पारंपरिक चीज़ों के पूछने की जगह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर अधिक ध्यान देने की बात हो, इन सब चीज़ों पे बीपीएससी से 71वीं 69वीं बीपीएससी में भी इस बात को गौर किया गया था। एईडीओ में अधिक से अधिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपीएससी में भी ये चीज़ें हुई थी और अभी बिहार दरोगा के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस बात का ध्यान दिया गया। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन सभी एजेंसी करेंट अफेयर्स के सोर्स के रूप में सरकारी वेबसाइटों, जो भारत सरकार का विभिन्न प्रकार के जो वेबसाइट होते हैं उसका, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो पीआईबी होती है उसका, और विभिन्न प्रकार के जो सरकार का मंत्रालय है उसका जो सोशल मीडिया पेज है उस पर जो इन्फॉर्मेशन आती है, उन चीज़ों से प्रश्न पूछ रही है करेंट अफेयर्स के रूप में। और प्रश्नों के पूछने का पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है। जैसे पहले बीपीएससी या कोई आयोग आपसे पूछता था कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है साइंस में, तो आप सीधा जवाब देते थे आरएनए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपसे 4 प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कार्य आरएनए का है या नहीं है। 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 2 ऑप्शन उसका कार्य है या नहीं है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उस टाइप के फिर स्टेटमेंट वाले, कथन और कारक वाले प्रश्न आपसे हर एग्ज़ाम में उसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे आपसे पूछा जाता था पहले, मान लिया जाए सीधे कि मान लिया पूछा आपसे कि कालाहारी मरुस्थल किस महादेश में है, लेकिन अब पूछा जा रहा है प्रश्न कि कालाहारी मरुस्थल या फिर मरुस्थल हमेशा महादेशों के पश्चिमी किनारों पे ही क्यों बनते हैं, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा। कथन 1 गलत है, 2 है उसकी पुष्टि करती है नहीं करती है। फिर वही बात यदि आप जैसे पॉलिटी में ले लिया जाए तो पहले आपसे सीधे पूछा जाता था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना किस समिति ने की थी, किस संविधान संशोधन में लाया गया था। लेकिन अब आपसे पंचायती राज में क्या पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संबंधी व्यवस्था निम्न में से कहाँ और किस प्रारूप में लागू है, उसका प्रावधान पंचायत 5वीं अनुसूची में क्या है, 6वीं अनुसूची में क्या है, उसके संबंधित पेशा कानून क्या है। तो ये प्रश्न पूछने के पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है। जैसे फिर आप हिस्ट्री में भी ले लीजिए, तो हिस्ट्री में धीरे धीरे मेडाइवल हिस्ट्री को हर जगह से एलिमिनेट या कम किया जा रहा है। उसकी जगह मॉडर्न और एनिसेंट पे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। मॉडर्न में भी किसी क्वेश्चन को 1 से 3-4 स्टेटमेंट बना के पूछा जा रहा है, चाहे वो आप एईडीओ का एग्ज़ाम लीजिए, बीपीएससी का लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी का लीजिए। साथ ही साथ जो मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कन्फ्यूजन वाले आपसे 2-3 ऑप्शन ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ताकि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी भी क्वेश्चन को लेके हो, तभी आप उसका समाधान कर सकते हैं। रटा रटाई चीज़, जैसे आपने किसी कॉन्सेप्ट को लेके, किसी बुक के लेके रटा रटाई चीज़ें तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप सीधी किसी भी कोचिंग पर रह के आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। कोचिंग सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता है कि आप ये काम कीजिए, क्योंकि कोचिंग की भी एक सीमा होती है, उसको अपना सिलेबस ख़त्म करना रहता है, उसको अपना फिर से नए बैच लाने रहते हैं। तो कोचिंग सिर्फ आपको मंजिल दिखाने का कि आप इस वे में चलिए, उससे आप सफल होइएगा, उसका एक सिर्फ रास्ता होता है। कोचिंग का जो नोट्स होता है, चाहे वो उसका क्लास हो, उसकी रणनीति हो, वो आपके लिए सहारा है कि आप उसके ज़रिए आप उसका नोट्स लेके उसकी गाइडेंस को कुछ फॉलो कीजिए और बाकी चीज़ आप अपने जगह पढ़िए, रेफरेंस बुक पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, वो चीज़ें हैं। आपका वो एक सटीक जो है
क्वेश्चंस नहीं हो सकता है। अभी वर्तमान में कोई भी एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के होते हैं। सारे कोचिंग्स वाले अपने नोट्स लेके आ जाएंगे कि वो 20-15 क्वेश्चन उसके नोट से आ गए, बच्चे उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमको सिलेक्शन दिला देगा। लेकिन वास्तव में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि वो 70 क्वेश्चन जो इसने अपने नोट्स में नहीं दिखाए वो तो कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी आधारित थे, वो तो हमको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए अभी भी आप लोगों से, आप किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो आप 2027 की यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 72वीं यूपीएससी यदि देने वाले हैं तो भी, या 73वीं यूपीएससी आगे देने वाले हैं तो भी, चाहे आप आगे बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार टीआरई टीचर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अलर्ट हो जाइए कि आपको सीधे वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में बहुत ही कम संख्या में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, चाहे वो करेंट अफेयर्स के लेकर हो, चाहे वो स्टैटिक पार्ट के लेकर है। साथ ही साथ साइंस के पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो पारंपरिक क्वेश्चन है उसकी जगह अब टेक, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन विषयों को भी प्रीलिम्स के लिए भी कवर करना है। पहले कहा जाता था कि जो लोग आप मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तभी आप डिफेंस टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन देखिए प्रीलिम्स में भी इन सब रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, खोज खबर रखनी पड़ेगी। जैसे निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो हो सकता है कि आप इसको वनडे एग्जाम के व्यू से पढ़ते होंगे, लेकिन अभी देखिए भारत यूरोपीय यूनियन का व्यापार समझौता हुआ और भारत EFTA व्यापार समझौता हुआ, उससे वहाँ से ये क्वेश्चन उठा के दे दिया था कि स्विट्जरलैंड जो है EFTA का सदस्य है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। तो उस टाइप के आधार पे आपकी वो जो आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले जो चैप्टर पढ़ते थे वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, किसी संगठन का नाम दे देगा, इसमें से किस संगठन का देश भारत है या नहीं है। तो आपको एक प्रीलिम्स के लिए भी आपको भी होलिस्टिक स्टडी करना पड़ेगा, सेलेक्टिव स्टडी करके आप प्रीलिम्स बेहतर पास नहीं कर पाइएगा, या फिर आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद तैयारी आपको लगेगी कि नहीं हम पूरे तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर क्वेश्चन हमसे छूट रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है हमेशा, अब जो भी आपके पास समय है, ये पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सब के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। मार्केट में भी सभी के लिए स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, किसी के भी लिए। आप करेंट अफेयर्स के लिए जिस भी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम या जहाँ को भी फॉलो करते हो उसके साथ साथ आप भारत सरकार के वेबसाइट, BBC न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, PIB, इन सब चीज़ों का अवलोकन करते रहिए। उसको दिन भर में यदि आपको फ़ोन चलाने की आदत है, दिन भर में अभी आपसे 10-20 मिनट समय मिलता है तो आप PIB को 5-10 मिनट, 20 मिनट के लिए खोल लीजिए। आप ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज़ 20-25 मिनट का सुन लीजिए, BBC न्यूज़ सुन लीजिए। कुल मिला के आप 1-1 घंटा इन चीज़ों पे दीजिए यदि सोशल मीडिया की जगह, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी भी चीज़ को रट कर याद करने ट्राई मत कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने के बाद ट्राई कीजिए कि आखिरकार ये कह क्या रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट आपसे सीधे बेसिस पे प्रश्न नहीं पूछने जा रहा है, चाहे वो BPSC हो, बिहार दरोगा हो, चाहे TRE का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपसे या AEDO का फिर से एग्ज़ाम होगा, चाहे हो सकता है बिहार सीरियल BSSC भी, मैं तू डाल में पात वाली अवधारणा फॉलो करे, तो BSSC भी अपने GK GS के फॉर्मेट में इन चीज़ों का करते रहेगा। तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए कि हम यदि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी यदि पढ़ रहे हैं तो हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिमालय का बेहतर आप मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके बारे में लेके कि इनसे क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ आपका दिमाग के अंदर एलिमिनेशन मेथड होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये आंसर हम कहीं और पढ़े थे, तो इसका एलिमिनेशन इसमें नहीं लागू होगा। इसके लिए आपको हमेशा एक टेस्ट वीक में कम से कम एक लगाइए, किसी भी कोचिंग का, ऑनलाइन कहीं भी आप जुड़िए, वहाँ आप एक टेस्ट सीरीज दीजिए ताकि आपका स्वमूल्यांकन सेल्फ तरीके से एवोल्यूशन होता रहे कि हम में क्या कमी रह रही है, हम कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, उनका लगातार मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो वो लोग को और मेहनत करने की ज़रूरत है कि आप लगातार अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट को पहचानिए
कि बार बार हम किन सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती कर रहे हैं और किन सब्जेक्ट में कम गलती कर रहे हैं। जिन सब्जेक्ट में आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं उसको समय के हिसाब से फिक्स रूटीन बनाइए, उसको ज़्यादा समय दीजिए। क्योंकि यदि आप 72 बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या एडीओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अगले 1-2 महीने 3-4 महीने में, या टीआरई का भी एग्ज़ाम यदि वैकेंसी समय पर आई सरकार के अनुसार तो वो जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको आवश्यक है कि आप उस सब एग्ज़ाम के लिए समय रहते एक रूटीन बना लीजिए और स्ट्रॉन्ग विषय और थोड़ा सा कमज़ोर विषय के हिसाब से अपने आप को डिवाइड कीजिए और कमज़ोर विषय पर ज़्यादा दीजिए। साथ ही साथ पीवाईक्यू उल्टा के देखिए कि पीवाईक्यू में किस विषय का वेटेज कितना रहा, उसके हिसाब से भी आप सब्जेक्ट को समय हिसाब से डिवाइड करके तैयारी कीजिए। और एक फिक्स स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको इस दिन से लेके इतना तारीख तक जो भी आगे एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को लेकर हमको इतना दिन ये चीज़ें पढ़नी है। तो आप उसको लेके एक अच्छे से रूटीन बनाइए और आप तैयारी कीजिए। कमज़ोर विषय जो भी है उसको ध्यान दीजिए। पीवाईक्यू को अपने पास रख के हमेशा रिवीजन कीजिए कि सर किस लेवल का क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है। साथ ही साथ उससे संबंधित संभावित प्रश्न पे भी आप रेडी रहिए कि क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ उसके संभावित प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ भी रहे तो वो। और अभी के समय में हर एग्ज़ाम में देखिए, चाहे यूपीएससी 2024 उल्टा लीजिए, बीपीएससी, हर एग्ज़ाम में आप एक एडीओ ले लीजिए, सब में देखिएगा एक पैटर्न हो गया है। चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम, मेंस का, प्रीलिम्स का, वो 1 से 2 साल पुराना करेंट अफेयर्स भी जो स्टैटिक का पार्ट बन गया है उसको वो पूछ रहा है। तो आपको करेंट अफेयर्स की तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी जिससे आपको लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो करेंट अफेयर्स के रूप में परमानेंट हो जा रही है, तो उसको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मान के पिछले 1-2 साल के प्रश्न को भी याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए पीएम स्वनिधि योजना। अब पीएम स्वनिधि योजना जब 2020 में आई उसी समय से वो करेंट अफेयर्स के बना था, लेकिन वो स्टैटिक पार्ट बन गया, तो उसको आपको परमानेंट रूप में याद करना पड़ेगा। अब जैसे भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, भले वो 2022 में ही आया, लेकिन उसको लेके भारत का लगातार जो अपग्रेडेशन हो रहा है उसको लेके आपको प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। तो वैसे चीज़ें जो आपको लगता है कि ये करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक बन गया है, उसको आप नोट्स में लिख के एक अलग से कॉपी में रखिए कि नहीं ये करेंट के साथ साथ स्टैटिक्स है, ये कभी भी आपको ध्यान, जैसे आपका चंद्रयान 2, 3, 4 जो भी, तो ये चीज़ें हमेशा आपका स्टैटिक पार्ट में बन गया। कभी भी आपसे पूछा सकता है कि मंगलयान को 2013 में किस मिशन से याद हो गया था, वो आपको C-24 हमेशा याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि उस चीज़ से छोड़ा गया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा आपको स्टैटिक रूप में बन जाता है कि शुभांशु शुक्ला के साथ और कौन अंतरिक्ष यात्री गए थे, वो किस मिशन से गए थे, कौन से यान से गए थे, भाई वो करेंट अफेयर के साथ साथ वो स्टैटिक पार्ट बन गया, वो हमेशा आपसे कभी न कभी पूछा जा सकता है। तो वो आपको चीज़ें लीजिए। जैसे अभी बूम फिल्म जो थी, मणिपुरी फिल्म, वो भारत की पहली फिल्म बन गई है जिसने बाफ्टा पुरस्कार जीता, तो वो एक स्टैटिक पार्ट बन गया है। तो आप उसके रिलेटेड करेंट अफेयर्स आपको 25, 26, 27, 28 को भी एग्जाम पूछा जा सकता है। जैसे प्रथम पुरस्कार किसी को कभी मिलता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन चूंकि वो प्रथम था तो वो स्टैटिक बन गया, तभी भी हम लोग उसको याद करते हैं। तो आप उन चीज़ों को याद कर लीजिए कि क्या चीज़ें स्टैटिक पार्ट में है, और तब फिर आप एग्ज़ाम से वापस आएगा तो फिर आपको ये नहीं लगेगा अच्छा ये 2024 का करंट अफेयर्स था, 23 का करंट अफेयर्स था। ये चीज़ें आप कहने से बचिएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर्स स्टैटिक रूप में परमानेंट बन गया रहता है। साथ ही साथ आप जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, विभिन्न प्रकार के जो भी स्टेट पीसीएस है, खास करके जो हिंदी माध्यम का जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी पीएससी, बिहार, इन सब चीज़ों के पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पीसीएस के प्रश्न को भी सोल्व कीजिए, यूपीएससी के प्रश्न को भी सोल्व कीजिए, ताकि आपको लगे कि आप किसी चैप्टर से, जैसे मान लिया जाए आपने प्रस्तावना पढ़ लिया, अब प्रस्तावना रिलेटेड, या फिर आपने हिस्ट्री में बौद्ध धर्म पढ़ लिया, अब देखिए कि बौद्ध धर्म रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमसे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। यदि आप फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया, या फिर केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन के बारे में, देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेल यदि आप पढ़े तो देखिए कि सेल रिलेटेड हमसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यदि आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी तो देखिए उससे कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव, सिविल सर्विस से लेके वनडे एग्जाम तक के प्रश्न हमसे बन रहे कि नहीं बन रहे। अब आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं कि हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेगा, यूपीएससी में पूछा नहीं पूछेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन का स्तर
और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। इस रणनीति के साथ आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए और एक फिक्स रूटीन बनाइए। जिन लोगों का नंबर नहीं बढ़ रहा है, वो टेस्ट यदि दे रहे हैं और नंबर नहीं बढ़ रहा है, वो लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कहाँ कमी हो रही है, उसको फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए और कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग विषय में डिवाइड करके रूटीन बना के प्रिपरेशन कीजिए। रिजल्ट आपके बेहतर होंगे। हम इस विषय पर हमेशा से अपने आप में स्वमूल्यांकन करते हुए ट्राई करते रहते हैं कि कहाँ क्या सुधार करना चाहिए, तो इससे परीक्षा में बेहतर परिणाम आते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि आप भी अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को पकड़िए, उसके हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन कीजिए। कोचिंग, इन सब चीज़ों पर कोचिंग, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इन सब चीज़ों पे कम डिपेंडेंट रहिए। सेल्फ स्टडी कीजिए, रेफरेंस बुक ज़्यादा पढ़िए, जिसको हम स्टैंडर्ड बुक कहते हैं, उसको ज़्यादा पढ़िए। और साथ ही साथ याद रखिए, कोचिंग सिर्फ मार्गदर्शक होता है, वो आपको एक दिशा दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन कोचिंग नहीं हो सकता है। आपको अपना सेल्फ स्टडी करना होगा। कोचिंग के नोट्स के अलावे आपको अपना नोट्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अपने रणनीति के अनुसार कोचिंग रणनीति से मिलाप करते हुए प्रिपरेशन करना होगा, तभी आप सफल होइएगा। चाहे आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 2 साल बाद एग्ज़ाम दीजिए या इस साल भी एग्ज़ाम दीजिए, कभी भी। तो इस रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, गुड नाइट।